नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन के पालन के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। लॉकडाउन से लेकर 2 गज की दूरी तक ये तभी हो सकता है जब सभी लोग नियमों का पालन करें। लेकिन देश के कई शहरों में कोरोना के कर्मवीरों पर ही भीड़ हमले कर रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब पुलिस वालों पर हमला नहीं हो रहा है। बंगाल में जहां पहले से लॉकडाउन का पालन नहीं करने के आरोप लग रहे हैं, वहां हावड़ा में पुलिस पर हमला हो गया है। आज रामपुर में लॉकडाउन के बाद भी घूम रहे लोगों को पुलिस ने रोका तो वहां पर पुलिस पर हमला बोल दिया गया। सवाल यह है कि कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों पर हमले से आखिर क्या हासिल होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बंगाल की तस्वीरें हैं हावड़ा की, जहां पर कि हमला बोल दिया गया पुलिस टीम पर। जब एक कोरोना पेशेंट को लेने के लिए पहुंची टीम तो पुलिस के ऊपर ही हमला बोल दिया गया, पथराव किया गया, रॉड से हमला बोला गया। तो ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है। जो जवान, जो पुलिस वाले आपकी सुरक्षा के लिए पहुंचे हैं, आपको कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो संविधान की शपथ में आज बड़ा सवाल यही कि आखिर इन पुलिस वालों पर हमला कर क्या हासिल होगा। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मुझसे जुड़ रहे हैं, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, तौसीफ अहमद खान वकील हैं और पश्चिम बंगाल से मुझसे जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करूंगी। कौन जिम्मेदार अगर इस तरह के हमले फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ऊपर हो रहे हैं, तो क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं या इन लोगों में पढ़ाई लिखाई की कमी है? देखिए, आपको समझना होगा शोभना जी, किसी भी अगर डिजीज के लिए हमें इलाज चाहिए, उसका निदान चाहिए, तो पहले डायग्नोसिस ठीक तरह से करना पड़ेगा। इस प्रकार की तस्वीरें हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में लगभग प्रत्येक राज्य में देखने को मिले हैं। क्यों मिले हैं? नंबर 1, आपने बिल्कुल सही कहा, कौन है वो लोग जो अनपढ़ हैं, कौन है वो लोग जो इस प्रकार उसी पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं जो पुलिस उनके जान और माल की हिफाजत करने पहुंची है। कहीं ना कहीं अगर आप सही मायने में देखें और पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश ना करें तो ये जमात के ही लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, आप किसी कम्युनिटी का। संबित पात्रा, क्यों आप इसको एक वर्ग या एक समूह से जोड़ रहे हैं? ये ओवरऑल एक बड़ी समस्या है, हमें इस चश्मे से देखना चाहिए। ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए शोभना जी, मैंने आपको शुरू में कहा, अगर डिजीज की ट्रीटमेंट को करना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा। अगर मैं कहूंगा कि ये लोग कौन है मैं नहीं जानता हूं, ये जमात के लोग नहीं हैं, किन लोगों ने पत्थर मारा मुझे पता नहीं है, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर सैकड़ों वर्ष तक डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, हम निदान तक और ट्रीटमेंट तक कभी नहीं पहुंचेंगे, याद रखिए। इसलिए मैं किसी कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है, मैं कह रहा हूं ये जमात के लोग हैं। इसको कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं होना चाहिए। शुरू से ही जब 13 मार्च के आसपास लॉकडाउन से पहले जिस प्रकार से मौलाना साद, जो इनके जमात के गुरु हैं, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया कि ये एक मुस्लिम समाज के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तब से लेके इस प्रकार की जहालत शुरू हुई है। क्योंकि देखिए, इतने बड़े जमात के जब गुरु इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है और हमें खत्म करने की साजिश है, तो स्वाभाविक है। आपने बिल्कुल सही कहा। पश्चिम बंगाल में ये इस इलाके में जमाती नहीं थे संबित पात्रा, इस इलाके में जो हमला हुआ है हावड़ा में, यहाँ पे कोई जमाती नहीं था। ये टिकिया पारा का है, ये टिकिया पारा हावड़ा का है, और आप अगर ध्यान से उस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी जान पाएंगे कौन से। ये मैं जानती हूँ, मैं तो सुबह से न्यूज रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि किस वर्ग के लोग वहां पर थे, लेकिन जमात से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं था। एक समुदाय के ऊपर आप इशारा कर सकते हैं, लेकिन जमात का वहां कोई भी नहीं था। मैं समुदाय के ऊपर इशारा करता हूं तो आप कहती हैं समुदाय पे इशारा मत करो, मैं जमात की तरफ इशारा करता हूं तो आप बोलती है जमात का कोई नहीं है। मैं समझता हूं आप अच्छे भाव से कह रही हैं, आप मुझे भी समझिए। हम यहाँ डिबेट में बैठे हैं, हम अगर सच्चाई को सामने नहीं रखेंगे, आप मान रही हैं कि एक वर्ग का है, मगर हम ये बोलने को तैयार नहीं है कि एक वर्ग का है। मगर वर्ग के कुछ लोग हैं, जैसे कि बुरा मत मानिएगा शोभना जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, कुछ लोग हैं इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए वो सऊदी अरब चिट्ठी लिख रहे हैं। कल दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर मिस्टर खान ने चिट्ठी लिखा है, कुवैत को चिट्ठी लिखा है कि हिंदुस्तान में पुलिस द्वारा और बाकियों द्वारा जिस प्रकार की ज्यादती हो रही है, कुवैत को इसमें घुसना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये लिखा है कि अगर सऊदी अरब को जानकारी दे दी मुसलमानों ने तो कुछ सैलाब आ जाएगा, लेकिन देखिए कुछ गैर जिम्मेदार मुसलमानों की वजह से हम पूरे समुदाय को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ लापरवाह जमातियों की वजह से हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक समुदाय ही जिम्मेदार है फैलाने के लिए कोरोना। बिल्कुल ठीक है, मुझे मैं उत्तर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक जमात के एक गुरु ने जब इस प्रकार का ऐलान किया कि ये षड्यंत्र है, तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, उनको ये बातें सच्चाई लगी होगी। और इसलिए जब पुलिस वाले कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पुलिस या डॉक्टर आती है तो उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। तो मतलब कुल मिलाकर ठीक है संबित पात्रा, कुल मिलाकर बड़ा पॉइंट यही निकल कर आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई की कमी है। अखिलेश प्रताप सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह, कौन जिम्मेदार अगर पुलिस पर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो? देखिए, आपने एक बात तो सही कि पढ़ाई लिखाई की कमी है, और वो कमी हमें यहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि की तरफ से दिखने को मिल रही है। जब से मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आए हैं, उनका या उनके प्रवक्ताओं का भाषण चैनलों पे या जनता में हुआ हो, और आप देख लें 2 मिनट भी बिना मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, मोदी कीर्तन के अलावा 2 मिनट भी बोले हों किसी भी भाषण में, किसी भी डिस्कशन में। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं दे रहा हूं। प्रवक्ता बीजेपी के क्या करते हैं ये तो कोई चर्चा का विषय नहीं है। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अगर इस तरह के हमले पुलिस पर हो रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी मानते हैं अखिलेश प्रताप सिंह? सुनिए, वो सब दे रहा हूं। बात यहाँ ये है कि डिस्कशन आप कर रही है एक बड़े जिसको कहते हैं बहुत अच्छी विषय पे, और उसको हम उसकी जड़ में ना जा करके, उसका निदान समाधान ना ढूंढ करके उसको हम सांप्रदायिक बना रहे हैं। हमारे भाजपा के मित्र बड़ा सीधा सा ये है, आप कितना हम अच्छा डिस्कशन लेके आ जाएं, इन लोगों को जो कैसेट डाला गया है वो वही। अब देखिए बात ये, अब इसको आपको 2 कैटेगरी में बांटना होगा। जो लोग हमले कर रहे हैं वो हर समुदाय के हैं, हर जगह हुआ है, यूपी में भी हुआ, सब लोग हुआ है। वो लोगों को बहुत निंदनीय है और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है। दूसरे बहुत से लोग निकल रहे हैं सड़कों पे निकल रहे हैं और सड़कों में निकल के हमले कर रहे हैं। ये 2 पार्ट है। जो हमले कर रहे हैं वो तो गुनहगार हैं, उनके ऊपर तो सख्ती होनी, जो सख्ती हो भी रही है। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं, ये फिर हमें चिंता करना होगा। जो पत्थर बजा रहे हैं उन पे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वो तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जो निकल रहे हैं वो पेट के कारण, भूख के कारण, जेब में पैसे न होने कारण हवा पी करके जान और जहां नहीं बच सकती। एक बात तो अखिलेश जी आप भी मानेंगे कि अगर भूख है, खाना नहीं है, तो आप पुलिस पर तो हमला करने से वो भूख और खाना मिलेगा नहीं आपको। मैंने आपको पहले ही शोभना जी 2 कैटेगरी बना दी। कि एक तो ये है जो हमले कर रहे हैं, दूसरे ये भी हैं। आपने अभी शुरुआत में कम से कम 1 दर्जन जनपदों के प्रदेशों का उदाहरण दिया, गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगहों का दिया जहां लोग सड़कों पे निकल गए हैं अपने मालिक के खिलाफ या पुलिस के छोटा सा जवाब दे दीजिए अखिलेश। भूख के कारण सड़कों पे भूख वजह है जिसकी वजह से, भूख ये वजह है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं, वो वजह है। ये जो पत्थर वाले हैं उनको भूख से मत जोड़िए। नहीं जोड़ रही, मैं नहीं जोड़ रही हूँ, मैं समझ गई हूँ आप क्या कह रहे हैं। वो तो दूसरे लोग हैं जिस कारण से कर रहे हैं, पुलिस उनसे निपट ले। लेकिन हम लोग अगर आज महामारी में भी जी आप जवाब धर्म और सांप्रदायिकता ढूंढेंगे और उसको सांप्रदायिक बना देंगे तो समझ लीजिए कि हमारी नीयत फिर महामारी से लड़ने की नहीं है। फिर मेरे साथ तौसीफ खान और विक्रम सिंह डीजीपी, उनसे मैं पूछूंगी वजह क्या हो सकती है। कोरोना को भी सांप्रदायिक और धार्मिक बना करके अखिलेश जी संबित पात्रा को जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए। हाँ संबित पात्रा। देखिए नंबर 1 शोभना जी, आपने हमें आज डिबेट पे बुलाया। डिबेट का मुख्य विषय है क्या कारण है कि कुछ लोग पुलिस पे हमला कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही टॉपिक है ना। अभी कांग्रेस ने कहा भूख है जिम्मेदार। आपको तस्वीर दिखाइए जिसमें एक बहुत बड़ी उन्मादी जो मॉब है वो पुलिस को मारने में और आरएफ को मारने में, ये भूख के कारण मार रहे हैं। आप हमें क्या समझते हैं, हम मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और यहाँ सांप्रदायिक कौन बना रहा है, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के कारण ये पत्थरबाजी, ये बीजेपी के प्रवक्ता जाके वहां पत्थरबाजी कर रहे हैं। और शोभना जी, सच बोलना गुनाह नहीं होता है, झूठ बोलना और सत्य के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करना ये गुनाह होता है।
और ठीक मैं है, बताता हूं देखिए संबित पात्रा, ये तो आप भी मानेंगे कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, जो पत्थरबाज होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम सांप्रदायिक रंग में ना रंगे तो ये बेहतर होगा। डीजीपी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डीजीपी साहब मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, क्या वजह आप देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है? क्या हासिल होगा पुलिस पर हमला करने से? शोभना जी, आपने बहुत ही सार्थक हस्तक्षेप किया। कानून की किसी भी किताब में जाति, धर्म और मजहब नहीं लिखा होता है, और बेहतर होगा हम लोग केवल आरोपी और गुनहगार की बात करें, धर्म और जात की बातें न करें। पहली चीज, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण देता हूं। मुरादाबाद, छतों पर पत्थर और तेजाब की बोतलें इकट्ठा की गई और पुलिस के ऊपर धुआंधार बौछार की गई, कार्रवाई हुई और एनएसए लगा। दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में हुआ, आरएएफ ने बहुत, मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को कि उन्होंने बहुत जब्त का मादा दिखाया। आरएएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके पास स्वचालित हथियार होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि वहां से चले जाना में अपनी बेहतरी समझी। लेकिन जिन लोगों ने आरएएफ पे आक्रमण किया या कहीं भी आक्रमण हुआ प्रदेश में, कहीं भी किसी के द्वारा बिना जात बिरादरी किए हुए, धारा 332 रेड विथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा जब होगी तब होगी, वो लॉन्ग टर्म। हाँ, वजह क्या देख रहे हैं आप विक्रम सिंह जी? जब मेरा हौसला मनोबल ऐसा हो जाएगा कि मैं जानूं कि मैं किसी को चाकू मार दूंगा पुलिस वाले को, अब मेरा कुछ नहीं होगा, तब मैं ये करूंगा। वरना ये मालूम पड़ जाए नो नॉनसेंस अप्रोच कि आपने कंकड़ी उठाई और नेस्तनाबूद हो जाएंगे, तो क्या पुलिस, तो आदमी दुस्साहस नहीं। विक्रम सिंह जी, अगर मैं आपकी बात का अर्थ निकालूं तो क्या पुलिस आज इस कमजोर स्थिति में है कि लोगों की हिम्मत इतनी बुलंद हो गई है? और अगर पुलिस आज इतनी कमजोर स्थिति में है तो कौन जिम्मेदार है? क्या सरकारें जिम्मेदार है? क्या उनका इंटरफेरेंस जिम्मेदार है? शोभना जी, पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है, एक पर्यावरण, एक इकोसिस्टम में काम करती है। उस इकोसिस्टम में अगर ये धारणा है कि आतताई जो पुलिस पे आक्रमण करे उसका कुछ नहीं होगा, बल्कि पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो पुलिस वाले के सामने कानूनी विकल्प के अलावा बड़े कम विकल्प बचते हैं। पुलिस तो चाहे स्वचालित हथियार दे, सेफ्टी कैच आगे करे, ऑटोमेटिक बस कर दे, 10 आदमी गिरा दे, जो कि मैंने भी कई बार किया, लेकिन वो समाधान आज नहीं है। मेरे टाइम में था, तब भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज अगर कोई पुलिस वाला करेगा तो नौकरी जाएगी ही और जेल चला जाएगा। तो आप मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, बड़ी बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं सरकारों के जो सपोर्ट की कमी है, जो राजनीति हो रही है, उसके चलते भीड़ के हौसले बुलंद है, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर भीड़ का बचाव किया जाता है। तौसीफ खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ, आज जिस तरीके की जो घटना हावड़ा में हुई है, कोई आपके पास तर्क की क्या वजह है, या बचाव में है आप अभी भी ममता सरकार के? नहीं, जो हमला हुआ है उसको तो सारे लोगों ने मिल करके उसकी निंदा की है और पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है, एफआईआर भी हुए हैं और अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ऐसा हमला क्यों हुआ, अगर हम ये देखने जाए तो जो वीडियो शेयर किया गया है ज्यादा तौर पे, और संबित पात्रा जी ने भी शेयर किया था, जहां पे देखा जा रहा है कि हाँ भीड़ इकट्ठा हुई है वो, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले की जानकारी जो ये आई है कि पुलिस ने औरतों पे लाठी चलाया था, जिसके वजह से लोग गुस्सा हो गए थे और वो भीड़ में उमड़ के चले आए थे। लेकिन भीड़ में उमड़ के आकर के आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते। पीछे का एक सच ले आए और उस सच का कोई वेरिफिकेशन नहीं है और उस पर आपने एक दावा ठोक दिया। पुलिस क्या पागल भर्ती होते हैं क्या पुलिस फोर्स में कि महिलाओं पे जाके लाठीचार्ज करना शुरू कर देंगे? अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ने के लिए, जनता को सुरक्षित रख सके, वो बाहर निकल रहे हैं। लेकर के ही लॉकडाउन, देखिए हमारे बंगाल पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है आज तक। पूरे लॉकडाउन में कहीं पे कोई इशू नहीं हुआ है, लोग हर तरीके से पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बल्कि ममता बनर्जी ने ब्लड डोनेशन कैंप भी सेटअप किया, उसमें पुलिस कर्मी नहीं खुद अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हमारी पुलिस के साथ हम लोग खड़े हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम हमला की निंदा करते हुए उसका बचाव नहीं कर रहे। मैं आपने पूछा कि भाई झगड़ा, ऐसा हमला के कारण क्या हो सकता है, तो जो हमारे डीजीपी साहब ने कहा कि एक कारण यह हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो उससे तो साफ है कि पुलिस ने कार्रवाई किया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब पुलिस भी कभी कभी
कुछ अफसर एक ऐसी बर्बरता कर देते हैं जिससे लोगों में आक्रोश आ जाता है, लेकिन उस आक्रोश का यह मतलब नहीं होता कि आप जाकर के पुलिस पे हमला करें, क्योंकि वो हमारे ही सेफ्टी के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे जिम्मेदारी होती है लोकल नेताओं की, जो लोकल एमएलए हैं, जो लोकल काउंसिलर हैं, वो क्या कर रहे थे? मामला इतना खराब कैसे हो गया? लोकल काउंसिलर बैठ के कर क्या रहे थे? घर में झक मार रहे थे? उन पे सवाल खड़ा होता है। तौसीफ खान, सुन तो लीजिए, अगर पुलिस वाले इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं या किसी कोरोना पॉजिटिव केस को लेने उसके घर पहुंच रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि बीवी बच्चे पुलिस वाले के भी घर पर हैं, उनको मरने का कोई शौक नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बर्बरता की बात कर रहे हैं? कोई बर्बरता की तस्वीर एक भी आई नहीं है देश से निकलकर। आप इस तरीके के वाहियात तो उन पे आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। संबित पात्रा, जो मेरी आप बोलेंगे हजारों तस्वीर मेरे पास में भी आई है, आप बोलेंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा शो के बाद में, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हमला दोबारा हो। कोई भी पुलिस पे हमला अगर करता है तो वो निंदनीय है और उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो यहाँ पे दो तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस के हक में भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। संबित पात्रा, कुल मिलाकर पूरे देश में ये जो घटनाएं हो रही हैं, तौसीफ खान, मैं संबित पात्रा से जवाब ले लेती हूँ, पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं क्या आप राजनीतिक दल, क्या सत्ता में बैठी सरकारें जिम्मेदार नहीं है कि लोगों में इतनी जहालत है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और उल्टा जो उनकी जान बचाने आ रहा है उसी पर हमला बोल दे रहे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोग करवा नहीं पाए, 70 साल का आजाद भारत हो गया। शोभना जी, अब थोड़ा ठंडे दिमाग से मैं बात करता हूं और सुनिए इसको। नंबर एक, ये जो मौलाना साद हैं, ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नंबर एक, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जहां तक मैं जानता हूं, एक प्रोफेसर अरेस्ट हुए क्योंकि उन्होंने जमातियों को अपने घर में स्थान दिया, खुद जमात में गए थे और इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो वो अरेस्ट होकर अभी जेल में है। तो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, नियत की भी बात है। नंबर एक। नंबर दो, मौलाना साद पत्थर नहीं मार रहे। संबित पात्रा, मौलाना साद से लापरवाही हुई होगी, उनकी गलती है कि उन्होंने ये मामले छुपाए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो पत्थर तो नहीं मार रहे। मैं सुन रही हूँ। शोभना जी, 50 सेकंड दीजिए। शोभना जी, आराम से सुनिए। जो सरगना होता है ना, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो पत्थर नहीं मारता है, वो मरवाता है पत्थर। वो कहता है कि ये षड्यंत्र था। जब उसकी बातों में इस प्रकार का एक स्प्रेड होता है तो लोग अपने आप ही काम करते हैं। तो मौलाना साहब बंदूक गोली लेके सामने आने की आवश्यकता नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, आमतौर पे मैं विक्रम सिंह जी की बात से सहमत होता हूँ। वो बहुत ही पढ़े लिखे, वरिष्ठ और हमारे पितृतुल्य व्यक्ति है, मगर आज मैं उनकी बात से असहमत हूँ। उन्होंने कहा कि वो प्रणाम करते हैं आरएएफ के उन जवानों को जिन्होंने इतना पत्थर इत्यादि खाने के बाद भी लाठी नहीं उठाई। मैं कहता हूं आरएएफ के उन जवानों को लाठी उठाना ही नहीं चाहिए था, उठा के भांजना भी चाहिए था और एक सबक सिखानी चाहिए थी। मगर विक्रम जी ने उसके बाद सही कहा। उसके बाद क्या होता? उसके बाद हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हमने देखा था। दिल्ली पुलिस के ऊपर किस प्रकार उंगली उठी थी, जो लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद जो अभी आप मजहब नहीं ढूंढ रही है ना, मजहब ढूंढा जाता और ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन होता कि देखो गोली चलाया गया, पत्थर मारा गया एक पर्टिकुलर जमात के ऊपर, कुछ कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, चलो हम जाके अरब कंट्री में कंप्लेन करते हैं। ये सब हो रहा है। 10 लाख मैं कंप्लीट कर लूं, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। अहमदाबाद शहर में 10 लाख लोग कोरोना से अफेक्टेड होने वाले। संबित भाई, आप कौन सी दुनिया में हैं? कर लूं, उसके बाद ये कहें तो अच्छा रहेगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। तौसीफ खान, ढंग से डिबेट कर रहे हैं, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए। मैं सबके पास भरपूर समय के लिए आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी आपने टीएमसी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, उन्होंने पहले जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा महिलाओं के ऊपर इन्हीं पुलिस कर्मियों ने बड़े बर्बरता के साथ व्यवहार किया, इसी कारण वहां के लोगों ने उठकर पत्थरबाजी की। देखिए, ये सारे लोग जो हैं, आप इनकी नीयत को समझिए। ये अभी क्योंकि आप कैसे बात कर रहे हैं, ये सारे लोग, इनकी नीयत को समझिए। संबित पात्रा, ऐसे सेग्रीगेट मत कीजिए, सेग्रीगेट मत कीजिए। हम इस समय एक बड़ी गंभीर समस्या पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, मैं टीएमसी और कांग्रेस को सेग्रीगेट करके ही बोलूंगा। इसमें आप बुरा माने नहीं माने, मैं टीएमसी, मैं क्यों बुरा मानूंगी सर? मैं कौन सा किसी राजनीतिक दल से आती हूँ? हाँ, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैं टीएमसी को सेग्रीगेट करके बोलूंगा कि टीएमसी के लोग दोहरी बातें कर रहे हैं। अभी वो जस्टिफाई कर रहे थे लोगों का पत्थर मारना। अभी वो कह रहे थे क्योंकि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया इसलिए लोगों ने ठीक किया। जी, मैंने उनको टोका था। संबित पात्रा, मैंने उनको टोका था, मैंने टोका था उनको। अखिलेश प्रताप सिंह, हाँ बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह। शोभना जी, आपने 3 राउंड डिबेट शुरुआत की और बहुत पॉजिटिव वे में आप
कंक्रीट तरफ ले जाना चाहती हैं कि कुछ निकल के आए अच्छा सा। लेकिन 3 बार आपने संबित को मौका दिया और तीनों बार संबित घूम फिर करके उसी कम्युनल अखिलेश जी अपनी बात कहिए ना। मेरी बात मैं वही बात कर रहा हूं, ये बात जरूरी है क्योंकि आप जो बात कर रही हैं उस पर बात ना करके सत्तारूढ़ दल इसको कम्युनल बना रहा है। सत्ता में तो आप भी रहे हैं। समझना होगा। अगर आजाद भारत के गांव के लोग नहीं पढ़ पाए, लोगों के अंदर भीतर लिटरेसी रेट की कमी है, तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। आपने बहुत लंबे समय तक शासन चलाया है। सुनिए ये 55 साल 70 साल के शासन पर बहस करना हो तो मैं अभी उस पर भी तैयार हूँ। नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई की कमी की बात कर रही हूँ। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो सबको नहीं, मैं जो आज बहस हो रही उस पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बात आप पॉजिटिव वे में ले जाना चाहती हैं, निष्कर्ष पे वो घूम फिर करके एक वर्ग विशेष पे लेके चले जा रहे हैं और एक मौलाना और कौन साध है उनके ऊपर लेके चले जा रहे हैं। किसने आने दिया था भाई दिल्ली में इनको? किसने परमिशन दी थी? क्यों विदेश से आने दिया? कौन लोग दोषी हैं? क्यों होने से जाके मिले? ये तमाम प्रश्न है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है कि आपने जो शुरू में बात की कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझा कैसे जा सकता है? प्रशासन जांच करेगी, देखती है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्थर चले पुलिस पे, राजस्थान के टोंक का भी जिक्र कर लीजिए। राजस्थान के टोंक का भी दो जगह की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि वहां के बाद में प्रशासन ने ये बताया कि यहाँ पे पहले ही कुछ लोगों ने र्यूमर कुछ अलग फैला रखा था, इसलिए लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो हमें सिर्फ ये कह देना कि क्यों क्या ऐसा अचानक होने लगा, या एक बिरादरी या एक मौलाना और एक तबलीगी, इसके कारण हमें ढूंढना होगा रीजन। सत्ता में बैठा प्रशासन ढूंढ रहा है, बता रहा है, और जब ढूंढ लिया तो आगे उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत। ठीक है तौसीफ खान, कोई र्यूमर में बात करें। बिल्कुल ठीक है तौसीफ खान, एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है ममता सरकार के ऊपर कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है, और ये आरोप सिर्फ बीजेपी या राजनीतिक दल ही नहीं लगा रहे, ये आरोप गवर्नर साहब ने लगाया है। धनखड़ साहब ने एबीपी न्यूज पर बैठकर लगाया है कि ममता बनर्जी असली आंकड़ा छुपा रही हैं, और यही खिसियाट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है नीचे तक। देखिए, गवर्नर साहब जो है वो एक बहुत ही उम्रदराज आदमी है। उनके उम्र का हम लिहाज करते हैं, लेकिन उनके बातों को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। अब आंकड़ा का जहां तक बात होता है तो 25 अप्रैल को अहमदबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने मैं बीच में बोल रहा हूँ शोभना जी, अगर गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को इतनी तिखी टिप्पणी करता है तो उसके साक्ष्य भी उन्हें सार्वजनिक करने चाहिए। गवर्नर को इस तरह से अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे गवर्नर थे। आज मेरे पास मैं पूरी लिस्ट लेके बैठी हुई हूँ। क्या नहीं हुआ, बूटा सिंह का नाम मुझे भी याद है। अब उन सब इंसिडेंसेस पे मत जाइए, मेरे डिबेट को मत भटकाइए। हाँ, मेरी डिबेट को मत भटकाइए, मुझे सब याद है। डिबेट को नहीं भटका रहा हूँ, मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है तौसीफ खान, लेकिन आप लोगों के एजेंडे से डिबेट हो तो प्रश्न खड़ा। आंकड़ों पे आइए। संवैधानिक पद है, गवर्नर कोई महासचिव प्रभारी नहीं है। पे मैं बात करता हूं बीजेपी के कि आज अगर देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी ने बताया है कि खतरा आने वाला है, सुनामी आने वाला है कोरोना का, तो वो अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया 25 तारीख को कि 8 लाख एस्टिमेटेड केसेस 31 मई तक आने वाले हैं। तो ये है आंकड़ा जिस पे चर्चा नहीं किया जा रहा। इस बात से भटकाने के लिए आप देखेंगे कि संबित पात्रा जी आते हैं टीवी में और फिर से उसको हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने से इससे हम लड़ नहीं पाएंगे। ये 8 लाख का जो एस्टिमेट दे रहे हैं कि आने वाले हैं लोग, इनको हम कैसे लड़ेंगे? और ठीक इसी तरीके से, क्योंकि नमस्ते ट्रंप गुजरात में हुआ था, सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग गुजरात में रहेंगे। हम तो फिर भी बंगाल काफी नीचे आते हैं और हमारी सरकार तो पूरी काम कर रही है। उंगली उठा देते हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, अगर आज पढ़ाई लिखाई की कमी है या लोगों के अंदर कहा जाए कि संयम नहीं है, इस तरह से हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की जिस कमी की मैं बात कर रही हूँ, सरकारें तो सभी जिम्मेदार, सत्ता में तो सभी रहे हैं। शोभना जी, ये तर्क ही बड़ा अनकन्विंसिंग है, अविश्वसनीय है, और लॉ का एक सिद्धांत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बंगाल पुलिस के साथ मैंने बहुत काम किया है और ये बड़ी अनुशासित और रूल ड्रिवन देश की सबसे पुरानी पुलिस
फोर्स है भारत की वेस्ट बंगाल पुलिस, और उनके द्वारा ये उम्मीद करना कि महिलाओं पे लाठी बरसाएंगे अविश्वसनीय है। और अगर किया है आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन जिन्होंने पुलिस के ऊपर लाठी इस तरीके से आक्रमण किया है उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सही कहा, पुलिसकर्मी भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके परिवार है, उनके माता पिता हैं, कृपया उनको अपमानित और प्रताड़ित न करें और उसमें हस्तक्षेप करें। और बंगाल पुलिस की वैसे भी शौर्यता, एक रेपुटेशन होती है कि लॉ अबाइडिंग है, और कुछ लोगों की रेपुटेशन होती है आधे कसाई और आधे इंसान। मैं उसके बाद और प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो उनसे पाला पड़ा जिन लोगों ने बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से उसका समाधान किया। लेकिन संबित पात्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, बल प्रयोग करना चाहिए था, लोगों को ऑन द स्पॉट अरेस्ट होनी ही चाहिए थी। ठीक है संबित पात्रा, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊंगी। अब देखिए ये बात तो निकल कर सामने आ ही गई कि कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, जो उनको बचाने जा रहा है वो उसी के ऊपर हमला बोल दे रहे हैं, वो चाहे किसी वर्ग विशेष से हो, किसी भी समाज के हिस्से से हो। क्या हल संबित पात्रा हमें बताना चाहेंगे कि इस समस्या को कैसे हैंडल किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, नंबर एक है जो सोल्यूशन है कि जहालत की वकालत कभी नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल साजता नहीं है कि वो आके जहालत का वकालत करे, क्योंकि उससे जहालत को बल मिलता है। नंबर टू, बहुत कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर या कोरोना वॉरियर के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार हो, जैसे अभी ऑर्डिनेंस लेके केंद्र सरकार आई थी कि जेल जाना पड़ेगा, योगी सरकार ने भी इसमें वो की अमेंडमेंट, योगी सरकार भी लेके आई है। ममता बनर्जी को योगी सरकार से शिक्षा लेनी चाहिए और इस प्रकार का एक ऑर्डिनेंस वो ममता बनर्जी अपने राज्य में भी लाए, जेल के अंदर चक्की पीस। ठीक है संबित पात्रा। अखिलेश प्रताप सिंह, 20 सेकंड आपके पास है, क्या हल आप सुझाएंगे? सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। देखिए, बड़ा सीधा सा हल है कि ये जो र्यूमर फैला रहे हैं लोग, इस पे भी हमें नजर रखनी होगी। कहीं डॉक्टर जा रहे हैं तो एक रेकी टीम या पुलिस का पहले भेज देना चाहिए कि वहां पे कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है। और दूसरे, जो लोगों का भूख है, जो लोग खाना नहीं पा रहे हैं, जो अनाज नहीं पा रहे हैं, या जो बहुत दिनों से घर नहीं जा पाए, सुविधा नहीं मिली, उनके ऊपर भी सरकार को। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डॉक्टर, यूपी के डॉक्टरों ने अगर ये लीक कर दिया कि यहाँ पे किट्स खराब है तो उनके ऊपर एसटीएफ बिठा दिया गया कि ये क्यों लीक कर रहे हैं। बहुत सार्थक चर्चा रही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो भी लोग पुलिस के ऊपर या डॉक्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं वो संभल जाएं। अब कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं